देखिए रदरफोर्ड्स का मॉडल ऑफ द एटम कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्लियर हो ही गया था। आगे चलते हैं। द सिंपलेस्ट एटम इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। देखेंगे अब हम अगर हाइड्रोजन के एटम की बात करें, बुक में मिल गया आपको? अच्छा बेटे पेज नंबर तो है इसका 182 में नीचे जाएंगे और दो है ना पिक्चर बनी हुई है उसमें मिल जाएगा। लाडो को भी दिखाओ। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, न्यूक्लियस ऑफ एन ऑर्डिनरी ऊपर आते हैं। द सिंपलेस्ट एटम इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो सबसे सिंपलेस्ट माना जाता है। अब ऐसा क्यों? इट कंटेन्स वन प्रोटोन एंड वन इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेशन। एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटोन है उसके अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड थ्योरी, अ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल, नाम है किसी का? काटो। देखिए it contains only proton and one electron. According to Rutherford's theory, a hydrogen atom consists of a small nucleus containing one proton and one electron revolving around it. क्वेश्चन में दिख भी रहा है, एक प्रोटॉन है सेंटर में पॉजिटिव चार्ज वाला और इलेक्ट्रॉन बाहरी सर्कल पे दिख रहा है माइनस लेकर के छोटा ही, और वो उसको रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। The nucleus is almost at the center of the atom. बिल्कुल न्यूक्लियस, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल लगभग सेंटर में होता है। Since the hydrogen atom contains an equal number of proton and electron one each, it is electrically neutral. अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज वाला ज्यादा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला ज्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव, प्रोटॉन ज्यादा होगा तो पॉजिटिव रहेगा और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ एन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन इन इट। एक ऑर्डिनरी जो भी हाइड्रोजन होता है उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता। वो इतना मतलब कि मान लो कि नहीं ही होता, नहीं के बराबर, क्योंकि उसका मास इतना कम होता है कि हम उसको नाम के बराबर मान के चलते हैं। और ये क्यों देखते हैं। न्यूट्रॉन का नहीं होता। एक सेकेंड देखिए, दूसरा फिगर देखोगे आपको समझ में आएगा। हाइड्रोजन होता होगा लेकिन रियलिटी में मतलब सारे एटम्स नहीं, हाइड्रोजन की बात हम कर रहे हैं। दूसरा फिगर देखो, यहाँ पे दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ ए हीलियम एटम की बात करेंगे हम, अब हाइड्रोजन पे नहीं हीलियम पे आ चुके हैं। यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, दिख रहा है आपको? ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ हीलियम एटम क्या होगा? प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल। द नेक्स्ट सिंपलेस्ट एटम is that of helium. A helium atom consists of a small central nucleus containing two proton and two neutron, and there are two electron revolving around this nucleus. दो ही प्रोटॉन दो ही न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, और जो दो इलेक्ट्रॉन है वो उसके बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। Since the helium atom contains an equal number of proton and electron, therefore it is electrically neutral. तो ये भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो भाई ये भी न्यूट्रल है। okay. अब रदरफोर्ड की जो मॉडल ऑफ एटम है इसका थोड़ा और देखते हैं अंदर। अ मेजर ड्रॉबैक और डिफेक्ट, ड्रॉबैक मतलब की कमियां। आखिर रदरफोर्ड ने भी जो एटॉमिक थ्योरी दी है उसमें कमियां तो होंगी, और उन कमियों का क्या है? अ मेजर ड्रॉबैक, चेक करके लाइए फिर तो और क्या कर सकते हैं, अभी तो ऐसे कैसे सेंड कर देंगे। देख लीजिए बुक में है ना आंसर, आप लोग बुक में कहां आंसर? उसमें है ना, फोन लाया ना, उससे देख लो, ले लो किसी को फोन। विधि ठीक। आखिर रदरफोर्ड के बिल्कुल जो भी देखो
दो तीन तरह की चीजें हैं, या तो अभी साइंटिस्ट जो भी रिसर्च कर रहे हैं या तो नई चीजें खोजेंगे। कर लो बेटा, हो ही रहा है ना, सब कर लो अपने में आप लोग, क्या दिक्कत है, इतना तो विश्वास है। आपका भी हो गया, दे दो उनको, कर लेंगे। नहीं है तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या प्रॉब्लम है? अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी दी गई है ऑफ फिजिक्स, इफ अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोज एक्सेलरेटेड मोशन, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहे हैं, मतलब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, then it must radiate energy और लॉस एनर्जी कंटिन्यूअसली। अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स जो मॉडर्न अभी फिजिक्स में चल रहा है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल बहुत ही एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रहा हो, तो या तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी विकृत करेगा, निकालेगा, या एनर्जी उसका लॉस होगा। दोनों सिचुएशन बन सकती है, दोनों सिचुएशन हो सकता है। एनर्जी निकालेगा बेटे, आप मान लो कि आपको अभी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, आप बिना स्लीपर के इस फर्श पे पांव रखो तो आपका टेम्परेचर क्या होगा? आप रेडिएट करोगे, बाहर टेम्परेचर बॉडी का जाएगा, पहली बात तो बॉडी का टेम्परेचर बाहर रेडिएट भी हुआ, फर्श थोड़ा गर्म होने लगेगा। कुर्सी ठंडी है, बैठेंगे तो क्या होगा पता है? आपकी जो एनर्जी है, जो आपका हीट है, वो कुर्सी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो कुर्सी गर्म होगी, तो इसका मतलब पता है धीरे धीरे आपका बॉडी का टेम्परेचर उतना निकल रहा है। तो रेडिएट मतलब कि एक टेम्परेचर निकालना, और टेम्परेचर जो निकालेंगे तो उनका टेम्परेचर मतलब सॉरी एनर्जी तो लॉस हो गई ना, आपके अंदर से ही तो एनर्जी बाहर गई है। तो दोनों बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो बोलिएगा, आया आपको? ओके। Now, if we apply this electrostatic theory to the Rutherford's model of an atom, it will mean that the negatively charged electron revolving around the nucleus with accelerated motion will lose their energy continuously by radiation. ठीक है, रदरफोर्ड ने कहा कि जो आउटर मतलब सर्कमफ्रेंस, मान लीजिए एक एटम का जो सर्कमफ्रेंस, और मैंने आपको बताया, रदरफोर्ड ने बताया था कि मोस्टली जो भी एटम होंगे किसी भी एलिमेंट के, वो सर्कुलर साइज के होंगे, उनका शेप सर्कुलर होगा, ये उन्होंने बताया था। अब सर्कुलर होगा तो जो सबसे बाहरी घेरा होगा वो उसका सर्कमफ्रेंस है, आपको पता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कमफ्रेंस में बहुत तेज गति से रिवॉल्व करता रहेगा, घूमता रहेगा, ये रदरफोर्ड ने बोला। और इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी पे अगर हम रदरफोर्ड वाले कॉन्सेप्ट को लेके जाएं तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर कोई भी चीज एक्सेलरेटेड मोशन से मूव करती है तो उससे अंदर से एनर्जी रेडिएट होती है और एनर्जी का लॉस होता है उसका। समझ में नहीं पता आपको? तो यहीं पर गलत हो गया। अब देखिए गलत कैसे बता रहे हैं। रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, पिक्चर में भी सर्कुलर में आपको दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एटम का जो सबसे बाहरी घेरा है सर्कमफ्रेंस, वहां तेजी से रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ये बात तो समझ में आ रही है? और इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स ये कहती है कि कोई भी पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रहा हो, सर्कुलर मोशन हो या कोई भी मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन हो, तो उसके अंदर से एनर्जी का लॉस होगा। समझ रहे हैं? अब रदरफोर्ड और इन दोनों की थ्योरी को मैंने आपको बताया, तो दोनों के बीच में देखिए प्रॉब्लम कहां हो रही है। The energy of revolving electron will decrease gradually and their speed will also go on decreasing. जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती चली बढ़ता जाएगा तो एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रहा है। एनर्जी लॉस हो जाएगा तो उसकी जो स्पीड है वो भी डिक्रीज होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है? The electron will then be attracted more strongly by the positively charged nucleus, due to which they will come more and more close to the nucleus. And ultimately, the electron should fall into the nucleus by taking a spiral path
This should make the atom very unstable and hence the atom should collapse. देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज वाला है और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज वाला है। क्या होगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने बोला ये इलेक्ट्रॉन इसलिए बाहर चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्पीड है। स्पीड अगर बरकरार रहेगी तो उसका जो स्पीड है ना, उसके अट्रैक्शन फोर्स को डिमिनिश कर देगा, मतलब कि न्यूट्रलाइज कर देगा। इतनी स्पीड में है ना कि कोई चीज का वो उस पर कोई असर ही नहीं। ठीक है, और लॉस होगा। हाँ, इसीलिए ये गलत हो गया। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर लगाएं फिजिक्स वाली थ्योरी, तो उसके हिसाब से बताया गया कि कोई भी चीज अगर बहुत ही एक्सेलरेटेड मोशन से चल रही है तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसकी स्पीड भी कम होगी। और क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर की एनर्जी लॉस होती चली जाती है। तो इसका मतलब कि कम होगा तो उसका जो घेरा छोटा हो जाएगा और नजदीक हो जाएगा, फिर और छोटा होता होता एक समय ऐसा आएगा इतनी कम स्पीड हो जाएगी कि गिर के उसके अंदर स्वाहा हो जाएगा। ले जाइए ये। काउंट तो कर लीजिए, यहीं पे खड़े होकर देखिए। अब तो हमको रदरफोर्ड वाली प्रॉब्लम का तो पता चल गया। अगर ये सिचुएशन हो जाए, क्वेश्चन ये भी है कि अगर रदरफोर्ड की थ्योरी के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लगा रहे हैं, ठीक है, और अगर उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती जाए और वो आ करके फिर न्यूक्लियस में ही मिल जाए, तो पता है क्या होगा? वो जो पूरा का पूरा एटम है अनस्टेबल हो जाएगा और वो कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स मतलब कि धाराशायी हो जाएगा, सिस्टम ही खत्म हो गया उसका। समझ रहे हैं ना? ठीक है, देखिए दे दीजिए उनको। नील्स बोर एक्सप्लेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मैथ्स में कुछ कर रहे हैं? कल एक चैप्टर चेक करेंगे हमसे बना के एग्जाम्पल से। तो रदरफोर्ड की थ्योरी के हिसाब से ये चीज हो गया, एक प्रॉब्लम आई कि अनस्टेबिलिटी की बात हो गई कि ये जो एटम होगा अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी उन्होंने क्या बताई थी? अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता रहता तो वो एटम स्टेबल था, लेकिन प्रॉब्लम है वो तो आकर के कोलैप्स भी हो सकता है। तो अब नील बोर ने इस अनस्टेबिलिटी के लिए स्टेबल, आइए चेक रही, चेक किया आपने? आंसर कर लीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाली थ्योरी थी, और वो क्या थी? नील बोर ने कहा द इलेक्ट्रॉन कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली कंटेन सर्टेन ऑर्बिट्स। नील बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से न्यूक्लियस के चारों तरफ, देखिए कंडीशन है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सर्कल में चक्कर नहीं लगाएगी तो एटम कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इट मस्ट बी सम मेंटेन सम डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। वो डिफरेंस तो मेंटेन होना ही चाहिए, और वो तभी होगा जब वो बाहर रहेगा। ठीक है, सुन तो लीजिए ना। तो उसी जो ये प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, तो नील बोर चचा ने उसी के ऊपर अपनी थ्योरी दी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उन्होंने क्या प्रॉब्लम पैदा की रदरफोर्ड ने कि
अगर वो जो उन्होंने थ्योरी दी और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब से हम लगाएं उसमें, तो जो एटम है अनस्टेबल हो जाएगा। अब इन्होंने नील बोर ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजों को ऐड किया, और वो क्या कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन है वो बाहर सर्कल में चक्कर लगाएगा किसी ऑर्बिट में, लेकिन एक सर्टेन ऑर्बिट में, एक निश्चित ऑर्बिट में वो चक्कर लगाएगा। और वो कैसे? उस सर्टेन ऑर्बिट को सर्टेन एनर्जी लेवल भी कहा गया। ईच ऑर्बिट हैविंग अ डिफरेंट रेडियस, जो भी ऑर्बिट होगा उसका अलग अलग रेडियस होगा। ये सब क्या गंदी चीजें मांगते हो हमसे? अरे यार कल सुन, किसी छोटे बच्चे के पास जो सबसे छोटी उम्र का दिख रहा है, इसी काम का नहीं है, कोई गेम में स्पोर्ट्स में ठीक नहीं। देखिए, द इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब देखिए, कहा यह जा रहा है जैसे ही न्यूक्लियस से हम बाहर की ओर बढ़ेंगे तो एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन, चार, जितने भी ऑर्बिट बन रहे, हर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल होगा वो अलग अलग होगा, रेडियस अलग होगा, एनर्जी लेवल अलग अलग है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन विच आर इन ऑर्बिट क्लोज टू द न्यूक्लियस, वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के नजदीक है, पास वाला, दूर वाला नहीं, जो पास वाला ऑर्बिट होता है उसमें लो एनर्जी होगी। और ये लो एनर्जी क्यों होगी, कोई बता सकता है? क्योंकि प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स उसको ज्यादा तेज मूव करने से रोकेगा। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन उसके पास से मूव करेगा, तो क्या होगा, उसके अट्रैक्शन फोर्स उसको तेजी से घूमने नहीं देगा। ठीक है, और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन आउटर मतलब ऑर्बिट में जाएगा, आगे वाले ऑर्बिट में, वो ज्यादा फ्रीली मूव करेगा। क्लियर है? ये हमने नील चचा कह रहे थे। एनर्जी खोता है, सर ऐसा हो सकता है कि बीच में चार्ज हो जाए? नहीं, चार्ज कैसे करेंगे बेटे, मोबाइल थोड़ी है। नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि चार्ज हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए प्रूफ देना। आप जब तक प्रूफ नहीं देंगे, और ये थ्योरी है, इसका कोई प्रूफ भी नहीं है, ठीक है ना। ये उस जमाने में जो थ्योरियां दी जाती थी ना, तो ये ऐसा ही था। अब जो आज के डेट में उन चीजों को थ्योरी में ही प्रूफ किया गया, प्रैक्टिकल का ज्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन आज के डेट में बेटे टेक्नोलॉजी इतनी है, जैसे मैं आपको बताऊं, हम आपको हमेशा पढ़ाते हैं, लाइट चैप्टर पढ़े थे तो आप लोगों ने भी सुना ही होगा कि जो लाइट की स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड अप्रोक्स। इस चीज को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इटली और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे क्या नाम था, हाइड्रोजन कोलाइडर करके एक वो टनल बनाया उन्होंने। ठीक है, उस टनल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो था ना, उनकी टक्कर कराई कुछ डिस्टेंस है, और ये देखा गया कि वहां से यहां तक पहुंचने में, कोलाइड करने में उसको कितना समय लगा। अब वो तो कोलाइड हुआ, कोलिजन हुआ, उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि हम लोग को कम से कम 10 साल का समय चाहिए, ये जितना भी से डाटा कलेक्ट हुआ है उसको एनालिसिस करना। आपको जो एक लाइन ये बोली जा रही है ना भाई, इसको लिखने के लिए, इस केवल ब्रॉड लाइन में 2 लाइनों को लिखने के लिए एक साइंटिस्ट ने अपना पूरी जिंदगी निकाल दी। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे थोड़ी होता है, इस चीज को लिखने और समझने के लिए कितना कितना पापड़ मिला होगा उसमें। और हम लोग को मजे नहीं आते, मुझे बेटा पूरा मजा आता है। देखिए, ओके, ये तो क्लियर हो गया। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के जितना नजदीक रहेगा, वहां न्यूक्लियस की, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी, और जैसे जैसे बाहर जाएंगे इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा तेज होती चली जाएगी।
दूसरा इन्होंने क्या कहा, when an electron is revolving in a particular orbit or particular energy level around the nucleus, the electron does not radiate energy, okay, does not lose energy even though it has accelerated motion around the nucleus. नील चचा ने कहा कि किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी एनर्जी लेवल पे अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो ना तो ये एनर्जी एमिट करेगा और ना ही लॉस करेगा। मैंने लॉस करना एमिट करना बात तो बराबर ही, ठीक है। एंड सिंस द इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग इन सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट, दे डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। अगर एनर्जी बेटे लॉस नहीं करेगा, जब तक उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा वो न्यूक्लियस में आके कोलैप्स करेगा कैसे? वो तो घूमता रहेगा ना, उसके पास एनर्जी है। समझ में आ रहा है? ठीक है। That the circular path or orbit around the nucleus where the movement of electron take place are also known as energy level or electron cell. अब आया है असली लाइन पे चैप्टर। तो ये जो अलग अलग एनर्जी लेवल वाला बॉक्स दिख रहा है आपको, ये जो ऑर्बिट दिख रही है, इसको नील चचा ने इलेक्ट्रॉन सेल कहा या एनर्जी लेवल, अलग अलग एनर्जी लेवल वाला जो सेल था उसको इलेक्ट्रॉन सेल कहा, ठीक है। अब नील बोर चचा का मॉडल ऑफ द एटम देखते हैं क्या होगा। याद रखिएगा यहां पर ये उनकी थ्योरी में ये उन्होंने नहीं बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या हुआ, उन्होंने तो नहीं बताया ना। रदरफोर्ड वाले में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही बात था। ठीक है, अब इनके एटॉमिक थ्योरी को भी देख लेते हैं। मॉडल ऑफ द एटम क्या बताया? An atom is made up of 3 particles, electron, proton और न्यूट्रॉन। हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अंदर रहेगा, सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर रहेगा न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा, ठीक है। ये तो उन्होंने बताया। दूसरा कह रहे हैं ये द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन ए स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम, सेम बात। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल और सेल, ये भी हमको पता है। इलेक्ट्रॉन बाहर फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, उसको एनर्जी लेवल या सेल कहेंगे। There is a limit to the number of electron which each energy level can hold. देखेंगे इस लाइन को, फोर्थ पॉइंट को सुनेंगे। There is a limit to the number of electron. हर ऑर्बिट के अंदर, एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट के अंदर या इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर एक लिमिट होगी कि कितने इलेक्ट्रॉन वहां रह सकते हैं या रह के रिवॉल्व कर सकते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां रह सकते नहीं। अभी रुकिए ना, अब सब क्लियर होगा। ये जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है ना, इसी के ऊपर तो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। देखिए, द फर्स्ट एनर्जी लेवल को के सेल कहा गया, कैन होल्ड अ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका आगे पिक्चर दे रखी होगी ना, ऊपर वाला पिक्चर ही देखिए आप, पिक्चर खोल के केवल देखेंगे, ठीक है ना। नील चचा के बगल में एक पिक्चर वो देखिए, जी बिल्कुल वही, केवल पिक्चर देखेंगे, मैं बता रहा हूं। फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है के सेल, उसका नाम है के सेल, उसके अंदर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। सेकेंड एनर्जी लेवल है एल सेल, इसमें मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम नहीं, कम हो जाए ज्यादा नहीं हो सकता। फर्स्ट वाले के सेल में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। जो उसके बाद वाला सेकेंड सेल है जिसको एल सेल कहते हैं, उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद बताने के लिए। थर्ड एनर्जी लेवल जो है वो एम सेल कहा जाएगा, और ये भी ये मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रख सकता है। कितने? 18। के
L और M, समझ रहे? 2818 18 लिखा हुआ है ना उसमें? अच्छा, थर्ड मैक्सिमम। अरे देखो, फर्स्ट जो के सेल था 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, सेकेंड L सेल 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड लेवल जो M सेल है वो 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 8 कहां लिखा हुआ है? फोर्थ एनर्जी लेवल जो N सेल है वो मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। क्लियर है? 2 8 18 32, क्लियर है ना? KLMN, क्लियर है? इस चीज को भूलिएगा मत, KLMN 2 8 18 32, बस। अब आगे देखिए, there is no change in the energy of electron as long as they keep revolving in the same energy level and the atom remain stable. अगर ये मैंने जैसे कि मैंने नहीं, बोर और नील चचा ने बोला कि हर सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है और वो उतने ही रहेंगे, इस कारण से वो रिवॉल्व करते रहेंगे, उनका एनर्जी लेवल सेम ही रहेगा और कभी भी वो लॉस नहीं होगा, तो वो कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा, ये उन्होंने कहा। फिर से समझाएं इस लाइन को, देखिए उन्होंने कहा द चेंज इन एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी of electron as long as they keep revolving in the same energy level. अगर कोई सेम एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, उस एनर्जी लेवल को या उस सेल के अंदर K है या L है, M है, N उस सेल के अंदर बना हुआ है, तो उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, एंड द एटम रिमेन स्टेबल, और इसी कारण से जो एटम होगा वो स्टेबल होगा। अब देखो ऐसा क्यों कहा उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, द चेंज इन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इट जंप्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, और व्हेन इट कम्स डाउन फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये अभी मेरे, अब देखो मैंने बताया कि मैक्सिमम फर्स्ट में 2 है, दूसरे में मैक्सिमम 8 है, तीसरे में मैक्सिमम 18 और चौथे में मैक्सिमम 32 है। तो जो मैक्सिमम है वो घट तो सकता है, तो इसमें यही हो सकता है कि जो लोअर एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये गेन कर सकता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी भी एलिमेंट के एटम को आप निकालें, समझते जाइए, उसका KLMN सेल होगा, ठीक है, उसको स्टेबल करना है तो इसी कॉन्फ़िगरेशन में हमको सब कुछ नंबर रखना होगा। ठीक है, उसी तरह, हाँ उसी तरह एटॉमिक नंबर उसका डिसाइड होगा, और इस पे बेटे 50-80 क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं, एक एक मतलब क्या कहते हैं नट बोल्ट हम लोग देखेंगे। मजा है बेटे, ये तो जीवन का। एलिमेंट्स एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मेरे, तो यहां तक आपने समझ लिया। अब याद रखिएगा रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड को बोलने दीजिए, नील बोर चचा ही सबसे सोफिस्टिकेटेड आदमी थे, समझ गए? क्योंकि एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर हम देते हैं वो नील बोर के फॉर्मूले के हिसाब से दिया जा रहा है, ठीक है ना? अब व्हाट इज एटॉमिक नंबर बोलो ना। तो पेपर तक याद रखिए रदरफोर्ड। मैंने, हाँ अधिकतर तो उन्होंने उसको केवल करेक्ट किया है, करेक्शन किया है। देखिए होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बोलूं, शायद आपने फीस भी दे दी, तो सुन लीजिए मेरी बात। नहीं दी? मैं सॉरी, एक ये मैसेज था आपको, नहीं मैंने ये पैसे नहीं मांगा, मैसेज था। आठवीं क्लास वाले जो बच्चे हैं ना, मतलब इतने ढीठ हैं लड़कियां ना, मैं आपको क्या बताऊं। सॉरी आपको नहीं पता है क्यों? मैं हर बार बोलता हूँ कि बेटे आप लोग बैठे भी हो, गप मत करो भाई। जो मजाल है, जो मास्टर इधर चिक 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 चिक, इसीलिए सरदा ने मुक्का भी खाया आज, और कल से नियम बना दिया है, अगर हमारे 4 स्टूडेंट्स है 8वीं क्लास में
जो कि कम जरूर होंगे आज के क्लास के बाद, तो एक उस कोने पे एक इस कोने पे इस तरह बैठेंगे, कम से कम 10-10 मैंने एक क्या कहते हैं 5-5 मीटर की डिस्टेंस पे। 9th के भी वही रूल बनाएंगे। हमको है ना भाई, मेरे में जेनेटिक प्रॉब्लम है, मैंने आपको कितनी बार बोला है, अगर मुझे गप करता हुआ मैं जब पढ़ा रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं अभी गप कर लूं, लेकिन गप करते हुए अगर कोई दिख गया पढ़ाते समय भाई, तो समझ लो ना, या तो तुम बाहर जाओगे नहीं तो यहाँ पे गिरे मिलोगे। मेरा बहुत बुरा छो उठता है उस बात, और टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। माँ बाप भेजते हैं, बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा ओ भाई ठीक है रे, हैं, और चाला पाड़ देंगे अपन, और चाला कैसे पाड़ेंगे पता ही नहीं। चलिए देखिए, पढ़ाई लिखाई साधना है बेटे, इतना आसान काम होता तो सब दुनिया कलेक्टर ही ना लगी रहती। जी IAS तो मैंने पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। अरे नहीं, रहने तो गया तेल लेने, फालतू काम, उसमें पता नहीं था, जो उसमें आ जाते थे। आदमी की उम्र कम होना तो आदमी जो चीज ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती उसी तरफ चल जाता है। IAS सबसे बड़ा फालतू फंड के काम। अरे PhD करते ज्योग्राफी से यार, कितना इंटरेस्ट था हम लोगों का इसमें ना। प्रोफेसर, हाँ पता नहीं क्यों, किसी कॉलेज के प्रोफेसर होते जो अभी का ना ही आपको हमारी सुननी पड़ती, कॉलेज के बच्चे होते और उनको तो सुनना भी नहीं पड़ता, वो तो सीधे है ना 2 गोली डाल के चले जाते हैं ज्यादा बोलने पे। चार्ज हो गया, चार्ज लगाने के बाद बेटे कभी चार्ज हो भी जाता है इसीलिए भाई को पता नहीं है, देख लेना छो में आ गया है भाई। चलो देखो, ये थोड़ा इसलिए बीच में था, है ना, ये थोड़ा सा 2 सेकंड का टाइम आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आ रहा है बीस खोपड़ा कॉन्सेप्ट। एटम आपने वर्ड इन्वेंट किया है कि हमने कहीं से सुना था? ये मेरा इन्वेंशन है, कुछ अपना भी हो, हैं? साइंटिस्ट नहीं, थुथुरलॉजी है ये। चलिए देखिए, बकवास, वी कैन, ये भी मेरा इजाद है। वी कैन डिफाइन एटॉमिक नंबर एज फॉलोज। अगर किसी का, ध्यान दीजिएगा, इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? देखिए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का, आप हाइड्रोजन की बात करो, आप हीलियम की बात करो, चाहे आप किसी भी जहांपना की बात करो, अगर वो एलिमेंट है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर माना जाएगा। अब पूछिए ऐसा क्यों? न्यूट्रॉन तो निगेटिव होता है, उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो काम कौन करेगा? प्रोटॉन ही तो करेगा। लेकिन ऐसे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं उसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखो, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। वन एटम ऑफ सोडियम एलिमेंट हैज 11 प्रोटॉन। अगर सोडियम को लें तो उसके एक एलिमेंट में 11 प्रोटॉन होता है, उसके न्यूक्लियस, ठीक है, ओके। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। यहां तक क्लियर है? सिमिलरली वन एटम ऑफ कार्बन एलिमेंट है 6 प्रोटॉन, तो इसका मतलब उसका भी एटॉमिक नंबर 6 ही हुआ। हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन होता है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो मानते है ना। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय द लेटर Z, कैपिटल Z। किसी भी एलिमेंट के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड, क्या बोल रहा है ये, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट जो होता है वो कैपिटल Z से हम लोग डिनोट करते हैं। मिट गया था इसलिए दिखाने को जी। ऑल द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट के जितने भी एटम, आपने हाइड्रोजन लिया, उसका एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन इज एलिमेंट, उसका आप कोई भी एटम निकालो, उसको डिस्ट्रॉय करके अगर उसका एक एटम का सैंपल आप लेते हो, ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियाई, तो उनके न्यूक्लियाई में सेम ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, एंड हेंस दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्सेप्ट ये है
कि एक एलिमेंट का आप कोई भी एटम क्यों ना निकालो, उन सबों का एटॉमिक नंबर सेम ही होगा, क्योंकि उन सबों के न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम ही। क्लियर? अब बेटा ये कोई एप्पल है नहीं कि मम्मी ने काटा तो भाई को बड़ा टुकड़ा आपको छोटा मिल गया, है ना। यहाँ पर तो मम्मी नहीं होगी, साइंटिस्ट होंगे, तो वो जब एटम निकालेंगे तो बराबर बराबर साइज का निकलेगा, कभी छोटा बड़ा नहीं। हाथी है बेटे, कभी बड़ी फांक कट जाए, कभी छोटी फांक कट जाए, और उसी बात पे तीसरा विश्व युद्ध। आजकल के बच्चे तो एप्पल पे कोई लड़ाई भी नहीं करता है, जान तू खा ले रे, चल। सॉरी, देखेंगे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। सो दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। नो टू एलिमेंट कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर, कभी भी कोई दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं होता, ये कोई एक्सेप्शन भी है इसका नहीं, ठीक है। हर एटम का अपना अलग, हर एलिमेंट का अपना अलग एटॉमिक नंबर होगा, हर एटम का। हाइड्रोजन के एटम का अलग एटॉमिक नंबर होगा, कार्बन का अलग। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो आप पूछ रहे हो ना, वहां पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, उसके ऊपर अभी सैंपल क्वेश्चन करेंगे ना तो कैलकुलेशन आपको समझ में आएगी बिल्कुल अच्छे से, आप चिंता ना करो, वहां पे पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। देखिएगा, और ये भी आपको पता है कि किसी भी दो एलिमेंट के, अगर अलग अलग एलिमेंट के अगर हम एटम लेते हैं तो उनके बीच में जो अंतर हम दिखाते हैं कि एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो उसके प्रोटॉन के हिसाब से ही होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हीलियम के एटॉमिक नंबर से अलग इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और हीलियम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनका नंबर अलग है। सिंपल सी बात। तो भैया इससे दो बातें क्लियर हो गई इतना भाषण देने के बाद, और वो क्या है, इट टेल्स अस द न्यूक्लियर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, एक एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का, इट टेल्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन नॉर्मल एटम ऑफ द एलिमेंट। देखिए एक सेकेंड मेरी बात सुनिए, only the electron of an atom take part in the chemical reaction, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, मैं दूसरा पैराग्राफ फिर समझाता हूं, एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैंने एक पैराग्राफ छोड़ दिया इसीलिए लग रहा है ऐसा दिक्कत है। वन न्यूट्रल एटम ऑफ सोडियम कंटेन 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। One neutral atom of sodium contain 11 electrons, so the atomic number of sodium is 11. It is very important to note here that the atomic number of an element is equal to the number of electrons only in a neutral atom, okay, and not in an ion, because only a neutral atom contains an equal number of proton and electron. अगर कोई न्यूट्रल, और न्यूट्रल कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब उसके आयंस होंगे, आयंस कब बनेंगे, जब पॉजिटिव नेगेटिव का जो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा वो कम ज्यादा होगा, कैटायन और एनायन मतलब नेगेटिव। मैं फिर समझाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप हाइड्रोजन की बात करो, ठीक है, अगर हाइड्रोजन का एक न्यूट्रल एटम आप निकालते हो, न्यूट्रल एटम कब होगा, जब उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर, तो न्यूट्रल है। लेकिन अगर आयन, अगर हाइड्रोजन के आयन की बात करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस होगा, ठीक है, कम ज्यादा होगा तभी तो उसमें चार्ज होगा ना कुछ। ऑन द अदर हैंड, एन आयन इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल एटम और बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ नॉर्मल एटम। कभी भी अगर किसी न्यूट्रल एटम से, ठीक है, उसको आयन बनाना है, न्यूट्रल बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, अगर आयन बनाना है तो प्रोटॉन कभी भी खिसकेगा नहीं,
या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो, नहीं तो इलेक्ट्रॉन डालो। देखा ना, ये मैसेज था। हाउ नाइस ऑफ यू। अब भी ठीक गया, गुड। जल्दी हो गया है। 1 ही घंटे का पेपर था क्या? जल्दी हो। तो मैंने देखते ही मतलब चिट्ठी स्कैन कर दिया क्या आपने? बैठे, वो है ना चिट्ठी स्कैन। आधे घंटे में पेपर। सर आपको बता तो फिर वैसे करती हूँ। सर बोल रहे थे, अरे हमने तो क्या कहते हैं पता नहीं। टेस्ट दो, 12 करोड़ ले जाओ। टेस्ट दो, 12 करोड़ रुपए ले जाओ। 12 करोड़ ज्यादा नहीं बोल रही है, तब तो लग रहा है टेस्ट दे ही दे क्या? हमारी बहू को अगर ये मैसेज मिल जाए ना तो समझिए कि अब है ना, खाओ या मरो, पहले तो तुम भेज दो, 12 करोड़ चाहिए भाई। चलो ठीक है बेटे, आप जा सकते हो, मैंने छुट्टी कर दी आपकी। आप तो बिना मतलब का टेंशन ले रहे हैं। अच्छा, तो बिल्कुल चेक करेंगे आपका। तो अब हमें ये पता चल गया, thus the atomic number of element does not change during a chemical reaction, it remain the same, क्योंकि only the electron of an atom take part in chemical reaction। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में केवल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप लोगों को पाँव में सर्दी लग रही है क्या? सर्दी बड़े ही लग रहा है, मेरे पाँव में शूज पहनने के बाद भी इतनी सर्दी लग रही है। आप तो बेटे लोगे क्यों नहीं? कितना अच्छा लगता है ना सुन के ऐसा। हमको कोई ऐसा कर देना तो हम बोले कि पागल हो, फिर साइंस लगाएंगे। मेटल में और भी ज्यादा कंडक्शन के चलते सर्दी ज्यादा लगता है, तेजी से ट्रांसफर होता है। रेत में देखे ना, रेगिस्तान में जल्दी रेत गर्म होगी जल्दी ठंडी, तो है कि नहीं? हाँ, अरे तो बेटे कौन ऐसे पाँव रखेगा, मतलब यू नो। आज इतना ही। तो बेटे सोचो, चाइनीज सामान लिए, मजाक है कोई?